हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी सीरीज चल रही है मास्टर के साइंस के लिए और सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं ज़ूलॉजी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है टिश्यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम ऑलरेडी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम टिश्यू के ऊपर काफ़ी वीडियोस डाल चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। तो हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट ब्लड में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके हैं, हम एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं जिनको हम आरबीसीज कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डब्ल्यूबीसीज यानी ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स जिनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो आज की इस वीडियो में ये कवर हो जाएंगे एंड विद दैट हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो आगे बात करते हैं। देखिए, अगर हम ब्लड, ये मैं रिवीजन करवा रही हूँ लास्ट वीडियो का, आप इसे डिटेल में देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर। सो देखिए, ब्लड को जब भी सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है तो इस तरह से प्लाज्मा और ब्लड जो है वो अलग हो जाता है। तो ऊपर देखिए प्लाज्मा एंड देन प्लेटलेट्स एंड देन डब्ल्यूबीसीज एंड देन आरबीसीज। इस तरह से जो है प्लाज्मा सबसे ऊपर होता है जो कि बहुत हल्का होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसीज और सबसे नीचे सबसे भारी आरबीसीज आ जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आरबीसीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना डब्ल्यूबीसी के बारे में जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में डिफेंस का काम करती हैं, हमें इन्फेक्शन से, बीमारियों से लड़ती हैं हमारी बॉडी के अंदर और उनसे हमें बचाती हैं। ठीक है, तो देखिए ल्यूकोसाइट्स जैसा कि हमारा खून होता है, आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके पास हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है, जिसकी वजह से उनका रंग जो है वो गहरा लाल होता है। लेकिन क्योंकि डब्ल्यूबीसीज के पास एचबी नहीं होता, आयरन नहीं होता, तो ये कलरलेस होती हैं। सिंपल, दे आर मच लेसर देन आरबीसी। आरबीसी बहुत ज़्यादा होती है हमारी ब्लड में क्योंकि उनको बहुत मेन फंक्शन करना होता है जिसके बिना हम कुछ मिनट भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो आरबीसी ज़्यादा होती हैं हमारी ब्लड में, उनके कंपैरेटिवली डब्ल्यूबीसी कम होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो 1 mm³ में 6000 से 8000 ही होती हैं। ये mm³ आप समझते हो क्या? अगर आपने देखा होगा कि ब्लड कैसे चेक किया जाता है, अगर कभी आपने लैब में देखा होगा तो ऐसे ब्लड का एक ड्रॉप लिया जाता है, उसे फैला दिया जाता है, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, वहाँ पे ऐसे स्केल आते हैं। आपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा अगर आपने मेडिकल पढ़ा है। ऐसे ऐसे क्यूब्स आते हैं, इस तरह से स्क्वायर्स आते हैं, इसके अंदर देखते हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर पूरे के पूरे ब्लड में से एक्चुअली कैलकुलेट नहीं होता, ठीक है, तो एक सैम्पल होता है ये। तो इसमें से जो है वो हम इसकी कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि हमारी ब्लड में 1 mm³ में कितना होता है, 6K to 8K। ओह सॉरी, देन यस, इनकी कोई शेप नहीं होती। देखो, इनकी शेप होती अगर फिक्स तो ये हमारी बॉडी में ना कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं भी चोट लग जाती है, इनको हर जगह पर पहुंचना है तो ये हर जगह पर पहुंच नहीं पाती। अगर इनकी शेप फिक्स होती तो ये कहीं भी जहाँ से इनको पतली गली मिलती है वहाँ से निकल लेती हैं अपनी शेप चेंज करके। सो दे डू नॉट हैव एनी शेप, राइट। दे कैन मूव इन एन अमीबॉइड फैशन। अमीबा तो आपने देखा ही है, उसकी कोई शेप नहीं होती, तो उसको जब मूव करना होता है वो कहीं को भी अपनी बॉडी को, लचीला होता है तो कहीं को भी अपनी बॉडी को मोड़ लेता है। तो इसी तरह से ये भी मूवमेंट करती हैं डब्ल्यूबीसीज। ओके, मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स थ्रू कैपिलरी वॉल इज कॉल्ड डायपेडेसिस। ये जो शब्द है ना डायपेडेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा ध्यान से समझना। डायपेडेसिस क्या होता है? ये देखिए, ये आपकी कैपिलरी है। पहले तो देखो कैपिलरी क्या होती है। देखो, हमारे हार्ट के साथ दो मेन वेसल्स जुड़ी रहती हैं। एक वो होती हैं जो हार्ट में ब्लड डालती हैं जिनको हम वेन कहते हैं, और एक वो होती हैं जो हार्ट से दूर ब्लड लेकर जाती हैं जिनको हम आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आर्टरी जब मान लीजिए किडनी को ब्लड लेकर जा रही है तो इसने किडनी तक ब्लड पहुंचा दिया, लेकिन आर्टरी की जो दीवार है ना ये बहुत थिक होती है, ये यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पाएगी, तो किडनी के पास पहुंच के ये छोटी छोटी कैपिलरीज में बढ़ जाती है और ये कैपिलरीज बहुत थिन, बहुत पतली होती हैं और इनके द्वारा जो है वो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इनको कहते हैं कैपिलरीज, जो बहुत ही थिन होती हैं। तो मान लीजिए इन कैपिलरीज में कहीं पर इन्फेक्शन हो गया, ये कट लग गया, यहाँ इन्फेक्शन, मान लीजिए ये एक इन्फेक्शन सेल है,
जब यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो जो WBCs हैं उनको इन्फॉर्मेशन पहुँच गई कि यहाँ पर इन्फेक्शन है। अब ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे और आसपास के सेल्स को भी इन्फॉर्मेशन बोलेंगी कि चलो 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 वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, अब ये यहाँ पहुँच गई। तो देखो इन्होंने अंदर से जो है वो बॉडी को कवर कर लिया ताकि ये इन्फेक्शन अंदर ना पहुँच पाए। और देखिए अब यहाँ पर ये जो कट है इससे ये बाहर भी पहुँच गई हैं, इन्होंने अपनी शेप चेंज कर ली यहाँ पर, और ये इस तरह से कैपिलरी से बाहर निकल कर इन्होंने बाहर से भी इन्फेक्शन को कवर कर लेना है ताकि ये इन्फेक्शन जो है वो ट्रैप हो जाए। फाइन। तो इस तरह से इस प्रोसेस को कवरिंग ऑफ इन्फेक्शन बाय WBCs लाइक दिस इज कॉल्ड डायपिडेसिस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन आवर बॉडी। ठीक है, जो कि हमें इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से हमारी बॉडी में ये रोकती हैं। क्लियर? सो चलिए, ये होता है डायपिडेसिस। देन WBC डिक्रीज, अगर हमारी बॉडी में WBC कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया, और अगर ये थोड़ी बढ़ जाए तो उनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं उसे। अगर कम हो जाए तो ल्यूकोपेनिया, बढ़ जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ये बहुत ज़्यादा नंबर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसको कहते हैं ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड कैंसर होता है। उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि WBC बढ़ गई तो वो फटाफट इन्फेक्शन से लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ल्यूकेमिया में WBCs होती है ना, ये वैसे ही बढ़ती रहती हैं ब्लड में। ठीक है, और कुछ काम भी नहीं करती हैं, खाली होती हैं। तो फिर इस तरह से जो है ये जो ल्यूकेमिया होता है दैट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर, जहाँ पर WBCs एक्सेस नंबर में बढ़ जाती हैं, जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो वो स्ट्रेस आउट कर देती हैं हमारी वेन्स को, मसल्स को, हार्ट को, क्योंकि ब्लड में इनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं रहता, और जिस वजह से जो बाकी सेल्स हैं जो कि होने चाहिए ब्लड में, उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है, और जो है वो हमारी बॉडी को तकलीफ़ होती है, किसी भी व्यक्ति की बॉडी को तकलीफ़ होती है जब उसे ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, सो थोड़ा सा बढ़ जाना इज़ ल्यूकोसाइटोसिस, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना इज़ ल्यूकेमिया, एंड कम हो जाना इज़ ल्यूकोपीनिया। सिंपल, क्लियर? ओके, आगे चलते हैं और टाइप्स देखते हैं WBC की। तो देखिए WBC जो है ना, इनको हम सिंपली माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो दिखती नहीं है। तो फिर क्या करें इनको देखने के लिए? इनको देखने के लिए ना हम स्टेन लगाते हैं। स्टेन मतलब डाई की तरह होता है, कलर लगाते हैं। फिर कलर में ये जो है वो चमक के हमें दिख जाती हैं और हमें पता लग जाता है कि हम कौन सी WBC की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेन लगाते हैं तो ये दिखती हैं, इसलिए इनकी जो नाम है ना वो भी स्टेनिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से ही आते हैं आगे। इनको कौन सी स्टेन लगती है उसी हिसाब से इनके नाम भी रख दिए हैं आगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे ऐड किया, दैट दे आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। इनको स्टेन किया जाता है और उसी स्टेन के बेसिस पे इनको जो है वो हम आगे क्लासीफाई भी कर देते हैं। फाइन, तो चलिए इससे पहले और हम बात करते हैं कि WBCs को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होती है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरी होती है एग्रैन्युलोसाइट। नाम से पता चल रहा है, ग्रैन्युलोसाइट जिनके शरीर के ऊपर, यानी जिनके सरफेस के ऊपर ग्रैन्यूल्स होंगे, ऐसे छोटे छोटे दाने होंगे, उनको बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट। और जो बिल्कुल स्मूथ होंगी, उनके बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसे दाने नहीं होंगे, ऐसे ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, उनको बोलेंगे एग्रैन्युलोसाइट, मतलब ग्रैन्यूल्स मिसिंग है यहाँ पर। क्लियर? ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इनके अंदर और कुछ नहीं होता, एंजाइम होता है जिनसे कि ये आगे बैक्टीरिया और एलर्जी को या इन्फेक्शन को किल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनके पास एंजाइम नहीं है, इनके पास भी होते हैं, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा होता है क्योंकि इनके पास ग्रेन्यूल्स भी हैं। तो ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे हमने WBC को दो हिस्सों में बांटा है, ग्रैन्युलोसाइट जिनके पास ग्रेन्यूल्स हैं, एग्रैन्युलोसाइट जिनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो मोटा मोटा WBC 5 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती है WBC? 5 तरह की होती हैं, जिनमें से हमने इनको दो हिस्सों में बांट दिया है, ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट। ऑब्वियसली एक तरफ 3 आएंगी, एक तरफ 2 आएंगी। ठीक है, ऑब्वियस तो नहीं है, बट 1 और 4 भी आ सकती थी, बट हाँ, ग्रैन्युलोसाइट 3 तरह की है और एग्रैन्युलोसाइट जो है वो 2 तरह की है। क्लियर? ओके, तो जिनके पास ग्रैन्यूल है उनको ग्रैन्युलोसाइट बोलेंगे, जिनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं है उनको हम एग्रैन्युलोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रैन्युलोसाइट्स। और एग्रैन्युलोसाइट में देखिए यहाँ पर आ रहे हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो इनको पढ़ेंगे पहले लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, उसके बाद हम ग्रैन्युलोसाइट में पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी ना, ये सब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करती हैं। तो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, और ना ही कोई टेंशन लेनी है, घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, चलिए, तो सबसे पहले देखिए लिम्फोसाइट, जो कि एक ग्रैन्युलर हैं, जिनके बॉडी पे कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते। लिम्फोसाइट्स जो है वो 2 मेजर टाइप की होती हैं, B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स।
ऑब्वियसली ये क्या करती हैं, ये सेल को ढूंढती हैं। बी सेल्स जो हैं वो सेल्स को ढूंढेंगे। मान लीजिए ये एक इन्फेक्शन वाला सेल है, तो इनके पास ये रिसेप्टर्स होते हैं वाई शेप के जो हैं, ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। ये जाते हैं सेल्स के साथ ऐसे चिपक जाते हैं और यहाँ पे इन्फेक्शन को किल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टी सेल्स होते हैं ना, ये तो बॉडी के सेल्स के फाड़ के इसके अंदर ही घुस जाते हैं, ठीक है। ये भी फर्दर वैसे दो तरह के होते हैं, साइटोटॉक्सिन टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स। तो इन्फेक्शन को ऐसे सेल्स को फाड़ के जो है वो अंदर पहुंच जाते हैं, इन्फेक्शन को किल करते हैं और साथ में जो सेल्स का अदर मटेरियल होता है उसको भी किल कर देते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो जो मेन किलर है ना वो है साइटोटॉक्सिन, ये है असली किलर टी सेल्स में। जो हेल्पर टी सेल है ना, ये तो हेल्प करता है, ये बी सेल्स को भी हेल्प कर देता है, ये टी सेल्स को भी हेल्प कर देता है। क्या हेल्प करता है कि ये इन्फेक्शन को ढूंढता है और बोलता है बी सेल तुम यहाँ जाओ, ये इन्फेक्शन है, ठीक है। या फिर साइटोटॉक्सिन टी सेल्स को राह दिखा देता है, पाथ दिखा देता है कि भाई यहाँ इन्फेक्शन है, समझ रहे हो, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, हेल्पर टी सेल, ठीक है। तो ये एक और भी कारण है कि इनको हम बी और टी सेल्स कहते हैं। ये जो है वो बोन मैरो में बनता है, इसलिए इनको बी सेल्स बोल देते हैं। ये थायमिन में बनता है, इसलिए इनको टी सेल कहते हैं। देखो ये एक्चुअली इसका ओरिजिन तो इनका भी बोन मैरो में ही होता है, लेकिन ये मेच्योर टी में थायमिन में जाके होते हैं, जहाँ से थायराइड हार्मोन निकलता है। तो इसलिए क्योंकि ये मेच्योर थायमिन में होते हैं जाकर थायराइड ग्लैंड में, तो इसीलिए इनको जो है वो टी सेल्स बोल देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, चलिए, तो ये तो हो गया हमारे लिम्फोसाइट्स जो कि ए ग्रैन्युलेटेड थे, ठीक है। अगला देखते हैं, ए ग्रैनुलर में ही लिम्फोसाइट्स पढ़ लिया हमने, है ना, बी सेल और टी सेल्स, है ना, इनमें हमने ये देख लिया। अब हम पढ़ रहे हैं मोनोसाइट्स, राइट। मोनोसाइट्स भी क्या है, ए ग्रैन्युलेटेड है। इनका जो देखो, इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, पहले बड़ा नहीं होता, पहले जब ये ब्लड में होती है ना तो ये छोटी होती हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी सेल में, इन्फेक्शन वाले सेल में घुसती हैं तो ये बड़ी हो जाती हैं और इनको बोलते हैं मैक्रोफेज। क्या बोल देते हैं फिर इनको, मैक्रोफेज। ये अपने आप ही एक जाइंट सा रूप ले लेती हैं और सेल के अंदर जो भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी डेब्रिस होता है जो कि फालतू का होता है उसको ये खा लेती हैं। तो मतलब ये एक बड़ा क्या बन जाती हैं, एक बड़ा डायनासोर बन जाती हैं, एक हनुमान जी की तरह बड़ी बन जाती हैं और फिर जो है वो खा लेती हैं बैक्टीरिया को या फिर इन्फेक्शन को अंदर, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो देखिए पूरा किडनी शेप होता है, बीन शेप, किडनी शेप न्यूक्लियस होता है इनका। तो ब्लड में ये छोटी होती हैं, जब ये ब्लड से इन्फेक्शन में वाले सेल में जाती हैं तो ये क्या हो जाती है, मैक्रोफेज। मैक्रो मतलब बड़े साइज की हो जाती हैं और एनगल्फ कर लिया, मैक्रोफेज मतलब खा लेना, इनगल्फ कर लेना। तो मैक्रो बड़ी होके जो है वो बैक्टीरिया को खा लेती हैं, मैक्रोफेज बन जाती है मोनोसाइट्स। पहले छोटी होती हैं, ठीक है, फिर मैक्रोफेज बन जाती हैं, कौन, मोनोसाइट्स, ठीक है। तो वापस आते हैं, हमने WBC में एक ए ग्रेनुलोसाइट्स कवर कर लिया जिसमें लिम्फोसाइट्स थे। लिम्फोसाइट्स में हमने बी सेल्स और टी सेल्स पढ़े और हमने मोनोसाइट्स पढ़ा जिसका न्यूक्लियस किडनी शेप का था, जो इन्फेक्शियस सेल में जाते ही मैक्रोफेज बन जाती है, ठीक है। अब आइए, अब हम पढ़ेंगे ग्रैन्युलेटेड WBCs के बारे में जिनका नाम है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। नाम से पता चल रहा है थोड़ा सा कुछ आइडिया लग रहा है। देखो मैं बताती हूँ, ये जो बेसोफिल है ना ये बेसिक डाई लेता है, ये थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। जो इयोसिनोफिल होता है ना ये थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है और जो ये न्यूट्रोफिल है ना ये न्यूट्रल होता है। इसी बेसिस पे इनका नाम रख दिया। हालांकि ये नाम जो है वो इनके डाई मतलब जो स्टेन इनको चढ़ते हैं उसके बेसिस पे। तो इसको बेसिक स्टेन चढ़ता है, इसको एसिड स्टेन चढ़ता है और इसको दोनों चढ़ जाते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है। ऑल राइट, तो एक बेसिक सा पता चल गया आपको ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, ठीक है। अब हम आगे इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इयोसिनोफिल के बारे में, जो कि मैंने बताया आपको एसिडिक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, बहुत बार यही क्वेश्चन आ जाता है पेपर में इसका, या तो आपको जो है वो इस तरह से 3 बना के दिए होंगे, कौन सा इयोसिनोफिल है, कौन सा बेसोफिल है, कौन सा न्यूट्रोफिल है, बताओ। आपको ना देखते ही पता चलेगा। क्या पता चलेगा, आप देख रहे हो ये हेडफोन जैसा, जैसे ईयरफोन्स होते हैं ना वो सर से नीचे आते हैं हेडफोन्स, वैसा स्ट्रक्चर है इसका, दिख रहा है आपको न्यूक्लियस का, बस यही इसकी पहचान है। इसका न्यूक्लियस 2 लोब होता है, तो 2 लोब याद नहीं रखना, अपने हेडफोन्स याद रखने हैं कि ये हेडफोन जैसा जो न्यूक्लियस है ना ये किसका है, ये इयोसिनोफिल्स का है। और जो इसको स्टेन चढ़ता है ना उसका नाम इयोसिन है। जो डाई इसको चढ़ती है जिससे इसका कलर आता है, अदरवाइज तो ये दिखेगी नहीं माइक्रोस्कोप में, तो ये इयोसिन डाई जो है वो इसको लगती है जो कि एसिडिक डाई होती है, ठीक है। इसलिए इनको कहते हैं ये एसिडिक हैं, एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं।
सो दे हैव ग्रेन्यूल, ऑब्वियसली ग्रैन्युलेटेड हैं, तो इनके बॉडी के ऊपर ये जो दाने दाने दिख रहे हैं दे आर ग्रेन्यूल्स, जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और जब भी इनको इन्फेक्शन दिखता है तो ये हाइड्रोलिटिक ये जो एंजाइम है ये सिक्रेट होते हैं और यहाँ पर इन्फेक्शन को जो है वो किल कर देते हैं। सो अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा या मे बी आपको कभी आपने फील किया होगा, जैसे सुबह उठते ही छींकें आने लगती हैं, ठीक है, या ज़रा सी डस्ट आ जाती है तो छींकें आ जाती हैं, खांसी आ जाती है। ये ना eosinophils की वजह से होता है, दैट यू आर वेरी सेंसिटिव, आपके पास ज़्यादा eosinophils हैं और ये eosinophil ही हैं जो कि ऐसे एलर्जिक रिएक्शन में जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। खास जैसे कई लोगों को मतलब ज़रा सा बट डस्ट पार्टिकल अंदर जाता है ना, ये उसके लिए बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं eosinophils। तो यूजुअली वो लोग जिनको ज़्यादा छींकें आती हैं, डस्ट एलर्जिक होते हैं, उनके पास और कुछ नहीं, eosinophil थोड़े ज़्यादा होते हैं और ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं उनकी बॉडी में। तो जब रिएक्ट करते हैं तो ज़रा सा टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं कि उनको खांसी आनी शुरू हो गई। या फिर जब ये सीज़न आता है ना फरवरी मार्च का, जब बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो खिलते हैं, तो पॉलेंस बहुत होते हैं हमारे सराउंडिंग एयर में, एटमॉस्फेयर में, उस समय भी उनको बहुत छींकें आती हैं और बहुत लंबे समय तक ऐसा रहता है। तो ये eosinophil के कारण होता है। और कई लोगों में तो ये इतना ज़्यादा होता है कि ये अस्थमा का रूप ले लेता है, यानी जो कफिंग स्नीजिंग होगी वो इतनी ज़्यादा होती है कि दैट कैन कॉज देम अस्थमा और हे फीवर। तो कई बार ये रीज़न बन जाती है इन चीज़ों का। क्लियर? ऑलराइट, तो ये है eosinophil। फाइन, अब देखते हैं आगे बेसोफिल। नाम से पता चल रहा है बेसिडिक डाई लगेगी और ये बेसिक सा होता है और इसका जो न्यूक्लियस है ना ये थोड़ा एस शेप का होता है, एस शेप, एस लोब्ड सा होता है। ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना आपने ये। और ये क्या सिक्रिएट करता है, ये भी देखो एलर्जी और पैथोजेंस और जैसे बैक्टीरिया आ जाए या कोई एलर्जी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसके अगेंस्ट लड़ती हैं। ये भी ग्रैनुलेटेड है, इनके पास भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि आगे जाके जो है वो इन्फेक्शन को किल करते हैं। या कोई बैक्टीरिया आ जाए या कोई फंगस आ जाए हमारी बॉडी में, बाहर से कोई पैरासाइट आ जाए, उससे लड़ने में जो है वो मदद करती है बेसोफिल हमारी। तो क्या है ये हेपरिन और हिस्टामाइन जो है वो और सेरोटोनिन ये सिक्रीट करती है, जो कि एक हेपरिन जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, ताकि ब्लड का क्लॉट ना बने हमारी बॉडी के अंदर अगर कभी ब्लीडिंग हो जाए, उससे बचाता है। हिस्टामाइन एक केमिकल है जो कि इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये इन्फ्लेमेशन जहाँ हो रहा होता है दैट मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जहाँ पर हमारे WBC ज़रूर काम कर रहे होंगे, ठीक है। डाई जो इनको लगती है वो है हेमाटॉक्साइलिन, जो कि एक बेसिक डाई है। तो इनको इसीलिए बेसोफिल कहते हैं, क्योंकि बेसिक डाई जो है उससे ये स्टेन होते हैं। ऑलराइट, तो ये स्पेसिफिकली किसमें, पैरासिटिक इन्फेक्शन में और एलर्जिक रिएक्शन दोनों में ही ये जो है eosinophil भी दोनों में करते हैं। लेकिन ज़्यादातर बाहर से एकदम से कोई आता है ना तो eosinophil पहले रिएक्ट कर लेते हैं, खासकर हमारे नेजल पैसेज से, इस तरह से, ठीक है। बेसोफिल अगर हमारी बॉडी में कहीं से भी फंगस या बैक्टीरिया या वायरस ऐसा कुछ एंटर करता है, मतलब पैथोजन, कोई पैथोजन जो है वो ज़्यादातर अगर एंटर होता है तो बेसोफिल ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज़ योर न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ना हम कहेंगे ये सबसे ज़्यादा होते हैं हमारी WBCs में से, 65% WBC न्यूट्रोफिल ही होते हैं। इनको न्यूट्रोफिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना तो ये एसिडिक होते हैं ना तो ये बेसिक होते हैं, तो ये न्यूट्रल हैं। एसिडिक डाई से भी स्टेन हो जाएंगे, बेसिक डाई से भी स्टेन हो जाएंगे। इनको कहते हैं हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा है। ये हमारी ब्लड में घूमते ही रहते हैं और इन्फेक्शन को 24 घंटे ढूंढते ही रहते हैं, भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आता है, सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करता है कि भाई ये हमारा इन्फेक्शन आ गया है, अब इसको किल करना है। पहले तो खुद ही किल करते हैं, ठीक है, करने में लग जाते हैं और फिर सिग्नल्स भेजते हैं बाकियों को भी, ताकि बाकी सतर्क हो जाएं पीछे, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी, ठीक है जी। ऑल राइट, देन जैसे हमारी BSF होती है बॉर्डर पे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जस्ट लाइक दैट हमारी न्यूट्रोफिल है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। पूरे बॉडी में इन्फेक्शन को फाइंड आउट करती रहती है, कहाँ से कहीं से कोई एंटर ना हो जाए, ठीक है। एंड देन व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस कोई भी एंटर कर जाता है ना, तो न्यूट्रोफिल्स आर द वन जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती हैं उसको। हो सकता है न्यूट्रोफिल से वो ना टिके और किसी और को भी आना पड़े साथ में। तो देखो आप बोलोगे कि अगर जब इन्होंने किल कर ही दिया तो फिर बाकी की WBC क्यों है, तो देखो ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी जो है वो बड़ी इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये भी नहीं कहूँगी पूरी तरह से बहुत ही सरल है, लेकिन भगवान ने बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम दिया है कि अगर एक से छूट गया तो दूसरे के पास, दूसरे से छूट गया तो तीसरे के पास, और अगर किसी डिफरेंट टाइप का है तो भी जो है वो डिफरेंट WBCs उसके ऊपर एक्ट कर सकती हैं।
सो दे ट्रैवल टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन सबसे पहले, न्यूट्रोफिल, और वहाँ पे डिस्ट्रॉय करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि इससे पहले कि वो बाकी के सेल्स को इन्फेक्ट कर दे। लेकिन ऐसा भी तो हो जाता है कि बाकी के सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया, बहुत सारों को कर दिया, तो हमारी पूरी बॉडी का डिफेंस सिस्टम उससे लड़ने में लग जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम कम पड़ जाता है और हमें एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है। ऑल राइट, तो ये है न्यूट्रोफिल्स, जो कि ना एसिडिक है ना बेसिक है। सबसे ज़्यादा WBCs न्यूट्रोफिल ही हैं हमारी बॉडी में। इनको कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि ये सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली इन्हीं को सबसे पहले पता चलेगा कि इन्फेक्शन एंटर हुआ है। दोबारा वापस जाती हूँ मैं उसी स्ट्रक्चर के ऊपर। अब देखिए, WBCs कितनी तरह की थी? 2 तरह की, ग्रैनुलेटेड, ए ग्रैनुलेटेड। ए ग्रैनुलेटेड में हमने लिम्फोसाइट्स पढ़े, बी सेल्स, टी सेल्स, है ना। उसके बाद हमने मोनोसाइट्स पढ़े, किडनी शेप वाले, एंड देन उसके बाद हमने ये पढ़े ग्रैनुलेटेड, एसिडिक, इयोसिनोफिल, बेसिक, बेसोफिल, न्यूट्रल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, ऑल राइट। एस लोब वाला न्यूक्लियस बेसोफिल का, और हेडफोन जैसा इयोसिनोफिल का, एंड देन हमारे न्यूट्रोफिल्स हमने लास्ट में देखे। तो आई थिंक ये देखो 3 लोब्ड न्यूक्लियस। तो ये आपको समझ आ गया होगा 5 तरह के WBCs होते हैं, जो कि हमने सारे पढ़ लिए। लास्ट, अब मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर पे जाती हूँ। लास्ट हमारे पास देखिए, हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, RBCs पढ़ लिए, कॉर्पसल्स पढ़ लिए, ल्यूकोसाइट्स पढ़ लिया। अब हमें क्या बचा? सिर्फ थ्रोम्बोसाइट, जिनको कि हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो है वो प्लेटलेट्स भी होते हैं ना हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स, राइट। प्लेटलेट्स आपने सबसे ज़्यादा तो डेंगू के टाइम पे सुना होगा। तो ये प्लेटलेट्स या सेल्स हो रहते हैं हमारी बॉडी में। ये हमारी सबसे बड़ा जो इनका काम है वो है हमारी बॉडी से ब्लीडिंग को रोकना। जब किसी को चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर, या 2 से 3 मिनट में भी जो है वो क्लॉट बन जाता है। अगर बहुत गहरा हो तो थोड़ा और टाइम लग जाता है। तो ये क्लॉट जो है वो जमता है। ये किसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाती है? ताकि ब्लड जो है वो बहने से, वरना 5 लीटर खून बह गया तो पर्सन जिंदा नहीं बचेगा ना। तो ये खून को बाहर बहने से रोकता है। ये क्या है? ये है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स और फाइबर्स मिलके क्या करते हैं? ये एक तरह से जो है वो यहाँ पे गेट बना देते हैं, ताकि जो ब्लड है हमारे अंदर से वो बाहर ना जा सके। क्लॉट बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट। हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे कम होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट समझते हो? फॉर्म्ड एलिमेंट होता है टेस्ट ट्यूब में जो सबसे नीचे ऐसे जम के बैठ जाता है ना, उसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें सबसे कम ये होता है। नंबर इनका रहता है 1.5 लाख से 3.5 लाख। अगर 1.5 लाख से, जैसे डेंगू के केस में 1.5 लाख से जो है वो कम होने लगता है, और फिर जब 50,000 से भी कम हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि भाई ये क्रिटिकल स्टेज है अब, है ना, इससे कम नहीं होने चाहिए। फिर क्या होगा? अगर ब्लीडिंग होगी तो रुकेगी नहीं, और ब्लीडिंग हो, इंटरनल कहीं ब्लीडिंग हो गई तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम, और पर्सन की जो है वो जान पे आ बनती है। ठीक है, एंड देन ऑल्सो ये जो है वो राउंडेड होते हैं, ओवल डिस्क भी होते हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, और ऑब्वियसली कंटेन सेल ऑर्गेनेली, थोड़े से सेल ऑर्गेनेली होते हैं, क्योंकि देखो इनका जो मेजर फंक्शन है ना वो ये कर लेते हैं, उसके हिसाब के लिए इनके पास ऑर्गेनेली हैं। इन्होंने करना ही क्या काम है? स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? जाके इकट्ठे हो जाना है और क्लॉट जमा देना है। ठीक है, तो बहुत ही कम सिक्रीशन इनको चाहिए होती है, और उसके लिए ऑर्गेनेलीज इनके पास होते हैं। फ्यू सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स इनको चाहिए, जो कि आसपास जो है वो चिपका दे इनको और एक तरह से गेट बना दे। ठीक है, तो दीज आर द प्लेटलेट्स। ठीक है, तो एक बेसिक नंबर क्या है हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का? एक नॉर्मल एडल्ट में 1.5 लाख से 3.5 लाख mm³ ऑफ ब्लड में। ठीक है जी, ऑल राइट। सो दीज वर द प्लेटलेट्स, जो कि हेल्प करते हैं क्लॉटिंग में जब नॉर्मली हमें चोट लग जाती है, और इनका नंबर 1.5 लाख मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम नहीं होना चाहिए, तो फिर ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है, जिससे कि जो कि सही नहीं रहता। सिर्फ एक्सटर्नल ही ब्लीडिंग नहीं होती, इंटरनल ऑर्गन्स में भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर कहीं गिर गुट गए तो इंटरनली ब्लीडिंग हो जाएगी, और जो है वो ये प्लेटलेट्स नहीं होंगे ऑलरेडी, तो फिर ब्लड ज़्यादा निकल जाएगा, और जिससे कि बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं हमारे ब्लड का। तो हमारे ब्लड में क्या क्या था? हमने देखा हमारे ब्लड में जो है वो RBCs थी, WBCs थी। एक तो हमारे ब्लड में जो है वो प्लाज्मा था, प्लाज्मा देख लिया हमने। उसके बाद प्लाज्मा के अलावा सेल्स थे, सेल्स में भी हमने देखा एक तरफ कॉर्पसल्स थे, कॉर्पसल्स में भी हमने 2 देखे, RBCs, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, 2 तरह के थे। और दूसरी तरफ हमने देखे प्लेटलेट्स। ठीक है, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोल देते हैं, इनको हम ल्यूकोसाइट्स बोल देते हैं, और इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोल देते हैं।
ऑलराइट। तो ये था हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ये सारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है। अब देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे इन्फेक्शन कहीं भी हो रहा है, कैसे जो है वो सेल्स वहाँ पे पहुँच रहे हैं, किस तरह से ब्लड ऑक्सीजन लेके जा रहा है, कनेक्ट कर रहा है हमारी पूरी बॉडी को, लंग से कनेक्ट कर रहा है, हार्ट से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेम द वे प्लेटलेट जो हैं वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर चोट लग रही है, क्लॉटिंग करवा रहे हैं। सो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड इन आवर बॉडी। अगर हमारे पैर में चोट लग रही है और हमें हमें पता ही नहीं चल रहा है उस चीज़ का, तो क्लॉटिंग कैसे होगी, पूरे बॉडी को पता चलता है हर चीज़। और हमारे पैर के अंगूठे को ऑक्सीजन मिलनी है, आ तो वो लंग से ही रही है, पंप तो उस ब्लड को ऑक्सीजन वाले को हार्ट ही कर रहा है। तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, दैट इज़ वाई जो ब्लड है हमारा वो कनेक्टिव टिश्यू है, और ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में। एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट देखिए, हमने एपिथेलियल पढ़ लिया, हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, अब हमारे पास बचा है मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। I hope you're getting good information through these videos. Please do subscribe the channel, like the videos, and do tell us in comment section कि आपको videos कैसी लग रही हैं. Thank you so much. I'll see you in next video.